नमस्कार। सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र करने जा रहे हैं। जी नमस्कार। हमारा प्रारूप बहुत सीधा रहेगा। हम एक एक करके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेंगे और फिर उनके सही उत्तर और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। इसका उद्देश्य सिर्फ उत्तरों को रटना नहीं है, बल्कि हर तथ्य के पीछे की कहानी और उसके महत्व को समझना है। तो शुरू करें। जी जरूर। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? विकल्प हैं ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। हम्म ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, पर अक्सर इसमें गलती हो जाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, चतुर्थ। चतुर्थ यानी चौथा स्थान। तो ये जानना भी जरूरी होगा कि पहले तीन पर कौन है। जी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। अच्छा, और अगर हम उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की बात करें? यूपी का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और ये पूरे भारत का कितना प्रतिशत हुआ? ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.5% है। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये दो बातें याद रखनी है, चौथा स्थान और देश के कुल क्षेत्रफल का 7.5% हिस्सा। बिल्कुल। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भूगोल से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। प्रश्न संख्या 2। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? और ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। विकल्प है ए सहारनपुर, बी सोनभद्र, सी बलिया, डी ललितपुर। हाँ, ये एक बहुत ही खास भौगोलिक स्थिति है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सोनभद्र। सोनभद्र, तो ये प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है ना? जी बिल्कुल। ये राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है और इसकी यही खासियत है कि ये अकेला जिला 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। ये तो भू राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। परीक्षा की दृष्टि से याद रखें कि यह सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है और इसी वजह से ये रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सोनभद्र 4 राज्यों की सीमा पर। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं, जो हाल के करंट अफेयर से जुड़ा है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? विकल्प कछुआ, बी घड़ियाल, सी गंगा डॉल्फिन, डी मछली। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन, ये घोषणा कब हुई थी? ये हाल ही में हुई है, अक्टूबर 2023 में, और ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। ऐसा क्यों? क्योंकि गंगा डॉल्फिन की मौजूदगी को गंगा नदी की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, तो ये एक तरह से नदी के संरक्षण के प्रयासों को भी बल देता है। अच्छा, तो परीक्षा की दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्न बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। हाल ही में इसे राज्य जलीय जीव का दर्जा मिला है, इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। ठीक है, अब एक ऐसा प्रश्न जो राज्य की पहचान से जुड़ा है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प हैं ए 1 नवंबर, बी 24 जनवरी, सी 15 अगस्त या डी 26 जनवरी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 24 जनवरी। 24 जनवरी, इस तारीख का क्या ऐतिहासिक महत्व है? इसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को हमारे राज्य का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। अच्छा, तो पहले इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस या संयुक्त प्रांत कहते थे। जी, तो यह एक तरह से राज्य के विधिवत गठन का ऐतिहासिक दिन है, इसीलिए हम इस दिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। समझ गया। चलिए अब वापस भूगोल पर आते हैं और प्रदेश के कोनों को जानते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? विकल्प हैं ए सहारनपुर, बी सोनभद्र, सी शामली, डी बलिया। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के नक्शे को देखें तो सबसे पूर्व में जो जिला है वो है विकल्प डी, बलिया। बलिया या बिहार की सीमा के पास है। जी बिल्कुल, ये बिहार से सटा हुआ है और भौगोलिक रूप से प्रदेश के सुदूर पूर्व में स्थित है। तो परीक्षा की दृष्टि से हमें चारों कोने याद रखने चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सबसे पूर्वी जिला है बलिया, सबसे पश्चिमी है शामली, और उत्तरी और दक्षिणी? सबसे उत्तरी है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी, जैसा हमने अभी बात की, सोनभद्र है। बलिया, शामली,
सहारनपुर, सोनभद्र। ठीक है, ये याद रहेगा। अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी रही है? विकल्प ए 77.28%, बी 57.18%, सी 67.72%, डी 65.42%। जनगणना के आंकड़े हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 67.72%। 67.72%। ये 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े हैं, सही कहा। जी, और एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये आंकड़ा सीधे सीधे याद रखना होगा। बिल्कुल, साक्षरता दर के आंकड़े अक्सर सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो 67.72% का आंकड़ा कंठस्थ कर लें। ठीक है, अब जनसंख्या से ही जुड़ा एक और सवाल। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? विकल्प हैं ए प्रयागराज, बी गाजियाबाद, सी गौतम बुद्ध नगर, डी वाराणसी। सर्वाधिक जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, इसका सही उत्तर है विकल्प बी, गाजियाबाद। गाजियाबाद। और इसका घनत्व कितना है? यहाँ का घनत्व 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये तो बहुत ज्यादा है। इसकी कोई खास वजह? हाँ, इसकी मुख्य वजह है इसका एनसीआर से सटा होना और यहाँ शहरीकरण का बहुत ऊंचा स्तर होना। सही बात है। तो परीक्षा की दृष्टि से जनसंख्या घनत्व में गाजियाबाद शीर्ष पर है। जी, आपने भी एनसीआर का जिक्र किया। अगला सवाल उसी से जुड़ा है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? विकल्प हैं ए 5, बी 7, सी 8, डी 10। इसका सही जवाब है विकल्प सी, 8 जिले। कुल 8 जिले। जी, इसमें दिल्ली से सटे हुए प्रमुख जिले शामिल हैं, जिनका राज्य के आर्थिक विकास में भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि कौन कौन से? इसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जैसे प्रमुख जिले आते हैं। ठीक है, तो परीक्षा के लिए हमें कुल संख्या याद रखनी है, जो कि 8 है। हाँ, कुल संख्या 8 है। चलिए, अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। आगरा शहर की स्थापना 1504 में किस शासक ने की थी? विकल्प हैं ए इब्राहिम लोदी, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी अकबर। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसका संबंध मुगलों से जोड़ते हैं, पर इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी यानी लोधी वंश के शासक ने, और वो भी 1504 में। जी, तो परीक्षा की दृष्टि से ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आगरा मुगल काल से पहले ही स्थापित हो चुका था और बाद में ये मुगलों की राजधानी बना। बिल्कुल, मुगलों ने इसे अपनी राजधानी बनाकर इसकी शान बढ़ाई, लेकिन इसके संस्थापक सिकंदर लोधी थे। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आधुनिक इतिहास का एक सवाल लेते हैं। जी, अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? विकल्प ए 1924, बी 1925, सी 1926, डी 1930। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 1925। 1925। इसकी पूरी तारीख क्या थी? पूरी तारीख थी 9 अगस्त 1925। ये हमारे क्रांतिकारियों का एक बहुत ही साहसिक कदम था। और एक खास बात यह भी है कि अब इसका नाम बदल दिया गया है। जी, बिल्कुल। पहले इसे काकोरी कांड या षड्यंत्र कहते थे, लेकिन अब इसे सम्मानपूर्वक काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया है। ये स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है। ठीक है, अब पर्यावरण और वन्य जीव से जुड़ा एक प्रश्न। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? विकल्प हैं ए प्रयागराज, बी कानपुर, सी इटावा, डी वाराणसी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, वाराणसी। वाराणसी में? ये तो बहुत अनूठी बात है। जी हाँ, यह गंगा नदी के किनारे स्थित है और जलीय जीवों के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो परीक्षा की दृष्टि से हमें यह याद रखना है कि वाराणसी सिर्फ एक धार्मिक नगरी ही नहीं, बल्कि एक वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र भी है। बिल्कुल, और यह विशेष रूप से कछुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब फिर से इतिहास का एक निर्णायक मोड़ देखते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12।
इलाहाबाद की संधि 1765 किस युद्ध के बाद हुई थी? विकल्प ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध, डी खानवा का युद्ध। आधुनिक भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। यह संधि हुई थी विकल्प बी बक्सर की युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध और संधि का वर्ष था 1765। जी, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यह ऐतिहासिक संधि हुई और इसी के बाद भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व बहुत तेजी से बढ़ा। तो ये कहा जा सकता है कि ये आधुनिक भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। बिना किसी शक के। चलिए अब प्रदेश की एक खास योजना पर आते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के तहत मूंज उत्पाद के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? विकल्प हैं ए जालौन, बी अमेठी, सी अलीगढ़, डी देवरिया। ओडीओपी योजना आजकल परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मूंज उत्पाद के लिए सही उत्तर है विकल्प बी अमेठी। अमेठी। और ये मूंज क्या होता है? मूंज एक प्रकार की घास होती है जिससे बहुत ही सुंदर हस्तशिल्प की वस्तुएं जैसे टोकरियां और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। अच्छा, तो परीक्षा की दृष्टि से ये याद रखना जरूरी है कि अमेठी की पहचान मूंज उत्पादों से है और ओडीओपी योजना यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं का एक हॉट टॉपिक है। जी बिल्कुल। अब कला और संस्कृति से जुड़ा एक और सवाल। जी। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र जोनल कल्चरल सेंटर कहाँ स्थित है? विकल्प हैं ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी आगरा, डी वाराणसी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए प्रयागराज। प्रयागराज में? जी। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र या NCZCC नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर भी कहते हैं। यह प्रदेश में कला और संस्कृति का एक बहुत बड़ा हब है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। जी। और अब इस सत्र का आखिरी प्रश्न जो प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब से जुड़ा है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। नौचंदी मेला जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है कहाँ आयोजित होता है? विकल्प ए आगरा, बी सहारनपुर, सी मेरठ, डी बाराबंकी। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द की एक जीती जागती मिसाल है। इसका सही आयोजन स्थल है विकल्प सी मेरठ। मेरठ। इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ एक और नवचंडी देवी का मंदिर है और पास में ही बाले मियाँ की मजार भी है। अच्छा, तो दोनों समुदायों के पवित्र स्थल एक साथ हैं। जी, और सदियों से दोनों समुदाय मिलकर इस मेले को मनाते हैं। ये होली के कुछ दिनों बाद आयोजित होता है और ये वास्तव में मेरठ की शान है। बहुत खूब। तो आज हमने 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। जी, हमने यूपी के क्षेत्रफल में चौथे स्थान से लेकर सोनभद्र की खास भौगोलिक स्थिति, गंगा डॉल्फिन, काकोरी ट्रेन एक्शन की तारीख और नौचंदी मेले जैसे कई विषयों को छुआ। बिल्कुल, मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि इन सभी तथ्यों को नियमित रूप से दोहराते रहें। हाँ, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आज के सत्र का हम यही समापन करते हैं। हमने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और आज की आर्थिक नीतियां सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है कि जैसे जैसे प्रदेश आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, वो अपनी इन अनूठी स्थानीय पहचानों और विरासतों को कैसे सहेज कर रखेगा। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इसी विचार के साथ अगले सत्र में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद और आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं।